Bismillahirrahmanirrahim. Now, synthetic polymers are the topic which we have to discuss today. Already we have a background knowledge about the synthetic polymers. What are the polymers? इस पर थोड़ा सा यूं कर लेते हैं जी. When monomers come together, they form polymer. जी 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 बिल्कुल जी. तो इसके अंदर एक छोटी सी चीज ये होती है कि, जी, polymers are discarded as they are unwanted byproducts of other chemical processes, but as they were used, now they become incorporated or used in each and every product directly or indirectly. These are of high molecular weight and chain-like molecules with no random arrangement of atoms, but repeating groups of atoms of small molecules called monomers. Monomers में ये चीज आपने ध्यान में रखनी है कि ये repeated groups हैं. And polymerization is the conversion of monomers to polymers or gathering of monomers. ठीक है ना जी. मोनोमर्स एक दूसरे को जब रिएक्ट कर जाए. मेरी कोशिश ये होती है थोड़ा सा कि मैं आप लोगों को बहुत ही बेसिक हिसाब में समझाऊं. अगर आपके दिन हुआ, एक मेरा मेरे एक दोस्त ने लिखा भी था, उसने कहा यार इसको इस तरीके से लिखो, तो मैंने उसको कहा कि नहीं यार, मैंने चूंकि स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा होता हूं, तो मेरी कोशिश ये होती है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके लेवल के ऊपर जाके मैं बात कर सकूं. ठीक है जी. तो इस सेंस में मैं थोड़ा सा कुछ ऐसे वर्ड्स भी यूज कर जाता हूं जो कि ओरिजिनली जो हैं, जिनको हम ये कह सकते हैं कि आपके से मुराद ये नहीं है कि आपका कोई बहुत ही लो लेवल है, मतलब ये कि आपको जो आसानी से समझ आ सके. ठीक है जी. यस सर, थैंक यू सर. हाँ, मेरी कोशिश ये होती है, उसमें मैं गड़बड़ा भी जाता हूँ क्योंकि अब वो लफ्ज ढूंढ के लाना वो भी एक जिसको कहते हैं कार दारद होता है कि आप किधर से वो चीज ढूंढ के लाएंगे कि जो ऐसी हो कि जिसमें आप स्टूडेंट्स के हिसाब किताब को बराबर रखते हुए बात कर सकें, स्टूडेंट के लेवल के ऊपर बात हो उसकी. तो इसमें थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम होती है. बाज़ औक़ात मैं अल्फाज का चुनाव वैसा नहीं कर पाता जैसा कि होना चाहिए. तो लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको ले जाऊं कि आप जितना आसानी से आप समझ सकें उतना मेरे लिए भी, मतलब मेरे लिए तो आसान हो ही जाए, लेकिन कम से कम आप लोगों के लिए वो आसान हो. तो इसको देखते हैं जी कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं. अच्छा जी, थोड़ा सा सेटिंग कर लें ताकि आप लोगों का कुछ ना कुछ सिस्टम बराबर हो जाए और फिर हम आगे चल सकें. अच्छा जी, अभी आप लोगों को ये सब कुछ क्लियर है, नजर आ रहा है सब कुछ सेट? यस सर. यस सर. चलो अच्छी बात है जी. ये छोटा ठीक है कि नहीं, इसको बड़ा करूं? सर ये हम खुद बड़ा कर सकते हैं, यहाँ हम खुद ही बड़ा कर सकते हैं. आप क्या कर सकते हैं? बड़ा कर सकते हैं. चलो बस फिर अच्छी बात है, फिर तो बहुत अच्छा है यार. फिर खुद ही बड़ा कर लिया करो, फिर मुझे ऐसे ही वो मैं कहता. अच्छा जी, ये जो लोग लैपटॉप यूज करते हैं वो उसमें ऑप्शन नहीं होता, फोन्स में ऑप्शन होता है. अच्छा अच्छा, चलो ठीक है जी. नाउ रिएक्शन ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड. इसमें ज्यादातर चीजें हम सारी पढ़ चुके हैं, ये ज़हन में रखें. जब हमने पीछे जो चैप्टर्स पढ़े हैं ना, खासतौर पे इंप्रेशन मटेरियल्स के, तो ये सिर्फ एक आपको आइडिया सा देना है कि इसमें होगा क्या, सिंथेटिक पॉलीमर्स होते क्या हैं और इसमें होगा क्या. दो हमारे पास रिएक्शन होते हैं,
पॉलीमराइजेशन के लिए. वन इज द कंडेंसेशन रिएक्शन एंड द अदर वन इज एडिशन रिएक्शन. एडिशन रिएक्शन में होगा क्या जी? जॉइनिंग टुगेदर ऑफ टू मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म अ थर्ड. सीधी सी बात, दो मॉलिक्यूल आपस में मिलकर तीसरा बना देते हैं, तो उसके क्या होगा? थर्ड जो होगा वो लार्जर मॉलिक्यूल होगा. एग्जाम्पल जो है वो यही दी गई है कि इथाइलिन को ब्रोमीन के साथ जब हम रिएक्ट करवाते हैं तो क्या होगा? कंडीशन अलबत्ता हमारी ऑप्टिमम होंगी, करेक्ट कंडीशंस, ये नहीं कि कुछ इधर उधर हो. तो डाई ब्रोमो इथेन हमारे पास बन जाता है. ठीक है जी, ये इसके रिएक्शन दिए. और इसमें अगर आप गौर से देखें तो ये डबल बॉन्ड है और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है. बस मेन चीज यही होती है हमारे रिएक्शन में कि डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होना होता है. क्लियर है जी? यस सर, अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड में. बस ये अब मुझे नहीं पता, ये आप लोगों को पता होगा सैचुरेटेड क्या होता है और अनसैचुरेटेड क्या होता है. ऐसी है. ये कौन है? 33वां जाता है आता है जाता है आता है. सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड होता है, अनसैचुरेटेड में डबल. चलो अच्छी बात है जी, आप लोगों को पता है. अब सिंपल फार्मूला अगर देखें हम तो एडिशन पॉलीमराइजेशन में रिएक्शन कैसे होता है कि एडिशन होता है रिएक्टिव स्पीशीज का विद अ मोनोमर. ये रिएक्टिव, ये आर वाली जो है हमारी रिएक्टिव स्पीशीज है और ये एम जो है हमारा मोनोमर है. तो ये जब दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो आर और एम ये हो जाता है, ये स्टेरिक आगे चला जाता है. अब रिएक्टिव क्या हो जाएगा? रिएक्टिव ने तो मोनोमर के साथ कर लिया तो उसने मोनोमर को रिएक्टिव बना दिया. अब मोनोमर अगले के साथ जाके रिएक्ट करेगा. जैसे ये अब आर एम है और ये एम जो है ये आगे आया, अगले मोनोमर को उसने पकड़ा और ये इधर बन गया. फिर दोबारा आर reacted with the monomer and again it was it rendered the second monomer reactive, which again reacted with the another monomer, and this formed the reactive species plus monomer and make and or rendered the monomer reactive. The reactive species now have its function completed in the first stage. Clear जी? सो गए सारे? यस सर, समझ गए. अच्छा, मैंने कहा यस सर सो गए सारे. अच्छा जी, नाउ रिएक्टिव स्पीशीज इन्वॉल्व्ड इन द एडिशन रिएक्शन क्या क्या हो सकती हैं? आयनिक इन नेचर और इट मे बी अ फ्री रेडिकल. फ्री रेडिकल कैसे होगा कि उसके अंदर फ्री जिस पे रेडिकल चार्ज होते हैं लेकिन बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते. जबरदस्त जी, जबरदस्त. तो फ्री रेडिकल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय रिएक्टिव एजेंट्स व्हिच आर कॉल्ड एज इनिशिएटर्स. इनिशिएटर, किसी भी चीज का कोई ना कोई इनिशिएटर होता है. आप लोग लाजिमी बात है आपका कोई इनिशिएटर होगा, आपके ज़हन में होगा कि जी हम डेंटल सर्जन बनना चाहते हैं तो कुछ ना कोई इनिशिएशन, कोई पॉइंट आपके ज़हन में होगा. तो वो इनिशिएटर जो आपका है वो आपको एक अच्छा डेंटल सर्जन बना देगा. अगर इनिशिएटर कुछ नहीं होगा तो फिर आप आराम से ही बैठे रहेंगे, फिर कुछ नहीं करना आपने, फिर कोई रिएक्शन आपका नहीं होने वाला. ठीक है जी. तो उसमें होगा क्या? अमूमन जो हमारे पास इनिशिएटर जो यूज होता है वो क्या होता है? बेंजाइल पेरोक्साइड होता है. ये ज़हन में रखें, ये रेड मैंने किया हुआ है. डेंटल पॉलीमर्स में जो हमारा इनिशिएटर यूज होगा इट इज बेंजाइल पेरोक्साइड. एंड देन बेंजाइल पेरोक्साइड when decomposed either by heating or by reaction with the chemical activator. समझ आई? उस रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए उसको हमें क्लीव करना पड़ेगा या उसको हमें क्या करना पड़ेगा? डिकम्पोज करना पड़ेगा. वो क्या होगा? बेंजाइल पेरोक्साइड. और इसके लिए दो चीजें होंगी, या तो हम उसको हीट देंगे, लाइट भी देंगे, दे सकते हैं तो, और या फिर कोई केमिकल एक्टिवेटर उसके अंदर आएगा. नाउ इट्स एक्शन ऑफ cleavage of or decomposition of benzyl peroxide through activator polymerization starts at low temperatures. Otherwise it needs very high temperatures. Activator जी. सर पहले हम एक्टिवेटर यूज करेंगे, बाद में इनिशिएटर. नहीं बेटा, इनिशिएटर हमारे पास पड़ा होगा. इनिशिएटर हमारे पास पड़ा होगा.
इनिशिएटर तो अपनी जगह पे बैठा हुआ ना इनिशिएटर, तो एक्टिवेटर सही। जब आएगा तो उसको क्लीव करेगा या उसकी डिकम्पोजिशन करेगा, तो फिर वो जो है वो इनिशिएटर जो है काम करेगा, एक्टिवेशन उसकी जब होगी तो इनिशिएटर आके सही। हमारे पास सॉरी इनिशिएटर जो है वो पड़ा हुआ एक्टिवेटर होगा, तो एक्टिवेटर उसको एक्टिवेटर आके आएगा। एक्टिवेट कर देगा, उसको चला देगा। ठीक है, लेकिन यहाँ तो डिकम्पोजिशन लिखे, डिकम्पोजिशन तो खराब करने को कहते हैं, नहीं खराब हो जाएगा फिर ये नहीं तो। नहीं, डिकम्पोजिशन खराब करने को बेटा हर चीज खराब ही नहीं होती। डिकम्पोजिशन का Breakdown. मतलब यह है कि हमने अब रिएक्शन करवाना है, तो हमने कहा है कि उसके जो बॉन्ड हैं, डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड अच्छा, जब ये वो ब्रेक डाउन करने के लिए हाँ यूज ब्रेक किया है। डाउन को, डिकम्पोजिशन को लाजमी नहीं है कि खराब ही किसी चीज को होगा, हम किसी अच्छी सेंस में भी डिकम्पोज कर सकते हैं किसी चीज को। जैसे हम खुराक खाते हैं तो ग्लूकोज हम लेते हैं, तो ग्लूकोज डिकम्पोज होती है जिस वक्त हमारे उधर जाके, तो फिर बाकी सारा सिस्टम चलता है, अगर वो ना हो तो क्या होगा। सही। ठीक है ना जी। सही है सर। हाँ तो डिकम्पोजिशन खराब चीजें नहीं होती हैं। अच्छा जी, now this polymerization occur at low temperature through the action of activator on the initiator. अच्छा जी, एक्टिवेटर कॉमनली, अब ये याद रखने वाली कुछ चीजें हैं, ये आगे भी हम पढ़ेंगे लेकिन आपके भी ज़हन में रखें, एक्टिवेटर्स कॉमनली यूज्ड विद peroxide initiators are aromatic tertiary amines and the name is N,N-dimethyl p-toluidine. Keep it in mind. Now alternative to these are involve the use of radiation already described to cause decomposition of a suitable radiation sensitive initiator. और ये कौन सा होगा इसमें इनिशिएटर जो होगा, देन इट विल बी बेंजाइन मिथाइल ईथर, और एक्टिवेटर क्या होगा, रेडिएशन Light. लाइट। ठीक है, हाँ जी क्या हुआ। अच्छा जी, सर्टेन कीटोन्स व्हेन एक्सपोज्ड टू रेडिएशन इन द विजिबल स्पेक्ट्रम, विजिबल स्पेक्ट्रम रेंज जो हमारी वो 360 होती है कि कितनी होती है, आप उसको देख सकते हैं। सर 3 और 700 तक जाती है। 392 yes sir 397 जबरदस्त जबरदस्त। ठीक है, तो उससे आगे 460 तक या 450 तक जाती है मेरे ख्याल से, कि नहीं। सर एंड सर रेड पे होता है वो 700 के करीब होता है। 700 तो बहुत ज्यादा मेरे ख्याल से हो जाएगा, ये थोड़े उसमें ही रह जाती है। चले सर खैर, सर वो visible 390 to range की 430 बात कर नैनोमीटर रहा है। चले बस Visible ठीक है, range ये नहीं। आप ज़हन में रखें सिर्फ। ठीक है, इस ये फिर बाद में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, कोई ऐसी बात नहीं है, आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन ज़हन में रखिएगा कि ये चीजें होती हैं। तो विजिबल स्पेक्ट्रम रेंज जो है इसको आपने देखना है, एंड द प्रेजेंस ऑफ टर्शियरी अमाइन भी साथ में होगा। कीटोन्स तो होंगे ही होंगे, लेकिन टर्शियरी अमाइन भी हमारे साथ होंगे, तो ये इनसे क्या होगा, फ्री रेडिकल्स बन जाएंगे या एक्टिव रेडिकल्स बन जाएंगे, जो कि फिर अगेन कैन इनिशिएट पॉलीमराइजेशन। नाउ इनिशिएटर एंड एक्टिवेटर की जो एग्जांपल्स हैं, अगर आप ये देख रहे हैं, ये एक बेंजाइल पेरोक्साइड है जी, ठीक है जी, और ये स्प्लिट होगा दो आइडेंटिकल फ्री रेडिकल्स को। ठीक है जी, ये एक को जिस वक्त ये टूट जाएगा तो ये दो बन जाएंगे, आइडेंटिकल होंगे, और ये N मिथाइल p-toluidine ये टर्शियरी अमाइन है, तो ये एक्टिवेटर है हमारा। स्टेजेस जो है फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन की अल्कीन टाइप की होंगी, एंड एज दे कंटेन double bonded carbon atoms, so methyl methacrylate and other closely related monomers are of particularly important in dentistry. तो methyl methacrylate हमारे पास ज्यादातर होते हैं जिनको हम यूज करते हैं, तो और इसकी जो स्टेजेस हैं हमारे पास 4 हैं, एक्टिवेशन, इनिशिएशन, प्रोपगेशन एंड टर्मिनेशन। ठीक है जी, तो एक्टिवेशन जब तक नहीं होगी इनिशिएशन नहीं हो सकती। एक्टिवेटर हमारा कोई भी लाइट सोर्स, हीट सोर्स और केमिकल जब आके इनिशिएट करेगा, इनिशिएटर पहले से पड़ा होगा, उसको इनिशिएशन कर देगा रिएक्शन की, उसके बाद प्रोपगेशन आगे की तरफ बढ़ेगा और फिर टर्मिनेशन एंड हो जाएगा उसका। ये एक चार्ट है आपकी बुक में भी दिया है, मोनोमर और पॉलीमर हैं, इनके नाम दिए हुए हैं। इथाइलिन से पॉलीइथाइलिन बनेगा, विनाइल क्लोराइड कन्वर्टेड आफ्टर पॉलीमराइजेशन इज पॉलीविनाइल क्लोराइड व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज पीवीसी। स्टाइरीन टू पॉलीस्टाइरीन, बीटाडाइन टू पॉलीब्यूटाडाइन एटसेट्रा एटसेट्रा। और ये जो अहम है वो यही मिथाइल मेथैक्रिलेट, sorry methacrylate to polymethyl acrylate and methacrylate to polymethyl methacrylate, methyl methacrylate to polymethyl methacrylate, and these are the general formulas. ये पीवीसी तो
पीवीसी तो प्लास्टिक प्लास्टिक है ना, ये तो जो ये पाइप वगैरह जो तो बने ये होते हैं बाकी उससे। कौन से वो लोहे हैं, वो भी सारे प्लास्टिक ही हैं। ठीक है। ये सारा प्लास्टिक ही का खेल है। अब जो है अच्छा ना ये अलामा है सर, है क्या है? ये अफराजिया अलामा है। हाँ हाँ इसको कल अलामा। जब हम डायग्राम समझा रहे थे सर, ये कह रहा था नहीं नहीं ये इसको आगे करे, या में आता है। हाँ फिर हाँ। बाद में यही सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा था। चलो ठीक है। अच्छा जी, एक्टिवेशन में जान क्या जान होगा जी? खबर से तो जोड़े। चलो चलो बस बेटा, अब इसमें लड़ते नहीं है अब। खैर है, गुजारा किया करो थोड़ी सी। अगर कोई आदमी को बात कर लेता है तो उसको बर्दाश्त करने की भी हौसला रखो, तो लाजमी नहीं है ये कि सर वो फरसिया बच्चा बंद है, एतिकाफ में भी बैठते हैं। तो अच्छी बात है ना, इत्तेकाफ में बैठ रहे हैं। इत्तेकाफ में तो अच्छी बात है, अच्छी बात है, तो हमारे लिए भी दुआ करें। अच्छा जी, एक्टिवेशन। एक्टिवेशन में हमने पहले बात कर चुके हैं कि जी एक्शन कैसे होगी, कि डिकम्पोजिशन ऑफ पेरोक्साइड इनिशिएटर, अगेन थर्मल एक्टिवेशन जो हीट के साथ होगी, केमिकल एक्टिवेशन जो केमिकल एक्टिवेटर होगा, या रेडिएशन जो सूटेबल वेवलेंथ होगी उसके थ्रू होगी। तो बेंजाइल पेरोक्साइड एक्टिवेशन रिएक्शन इज सिंप्लीफाइड, ठीक है जी, एज दिस। ये है ROOR, दरमियान से इसको स्प्लिट कर दी गया, 2RO हो गए, वेयर R रिप्रेजेंट एनी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर ग्रुप्स, कोई भी मॉलिक्यूलर ग्रुप हो सकता है। अच्छा जी, इनिशिएशन, एक्टिवेशन हो गई तो अब इनिशिएशन हो जाएगी। अब क्या होगा, वही हमने कहा था, ये बार जो आ गया ये साइड पे, वहां पे स्टेरिक था, यहाँ पे हमने, सॉरी बार कहता हूँ, ये डार्ट कह देते हैं। तो RO जो है हमारा, इसने मोनोमर को पकड़ा और मोनोमर को एक्टिवेट कर दिया, ठीक है जी। तो ये M जो है ये एक मॉलिक्यूल हमारा जो है किसको, मोनोमर को बनाता है, रिप्रेजेंट करता है। नाउ द इनिशिएशन रिएक्शन इज एन एडिशन रिएक्शन, ठीक है जी, प्रोड्यूसिंग अनदर एक्टिव फ्री रेडिकल स्पीशीज। तो ये चूंकि इसके ऊपर चार्ज आ गया है तो फ्री रेडिकल बन गया, ऐसे ही हो गया जी। यस सर। तो अब क्या होगा, उसने अगले को पकड़ना है और अगले को पकड़ के फिर उसने उसी तरह से करना है। ये देखें, ये यहाँ पे डार्ट है, ये इसके साथ मिला, इन दोनों ने आपस में मिलके इसको, मोनोमर को इसने आगे फिर डार्ट दे दिया, ताकि अब ये रिएक्टिव स्पीशीज में कन्वर्ट हो गया। क्लियर जी? नाउ यस सर। प्रोपगेशन। अब प्रोपगेशन क्या है, अब ये प्रोसेस चल पड़ा है, ये इनिशिएशन हुई, RO ने M को पकड़ा, उसको एक्टिवेट किया, एक्टिवेशन के बाद इसने अगले को पकड़ा और उसको एक्टिवेट कर दिया, उसने अगले को पकड़ा, उसको एक्टिवेट कर दिया, उसने और अगले को पकड़ा, एक्टिवेट करता गया, एंड सो ऑन। दिस ये तो चेन रिएक्शन है। चेन रिएक्शन हो गया, बिल्कुल जी। तो ये चेन रिएक्शन ही है, हमने पहले यही कहा है, ठीक है जी। यस और सर। इसका जनरल इक्वेशन ये वाली होगी हमारी, वेयर N इज द नंबर ऑफ मोनोमर मॉलिक्यूल्स, नंबर मतलब जितने भी होंगे, 1000, 2000, 5000, 10,000, ठीक है जी। और लेंथ ऑफ द चेन एंड द मॉलिक्यूलर वेट जो है, इसको भी हमने थोड़ा सा ये देखना है कि मॉलिक्यूलर वेट भी हमारे इसमें आएगा। इसके बाद टर्मिनेशन, ये थोड़ा सा ट्रिकी सी चीज है कि टर्मिनेशन कैसे होगी, कि अब हर सर चीज या का तो जी मॉलिक्यूल्स मोनोमर्स खत्म हो जाएंगे सर। वो खत्म हो जाएंगे या फिर लाइट देना हम बंद कर देंगे, या हीट वगैरह नहीं, अगर एनर्जी हम देना लाइट बंद देना कर बंद भी देंगे। कर दें तो वो करता रहेगा रिएक्शन, यस सर, वो क्योंकि उसने मोनोमर्स एक खत्म मरतबा लाइट ने तो सिर्फ एक मरतबा उसने करना है ना, उसके बाद तो एक्टिव। रिएक्शन शुरू हो गया। लाइट देने के बंद करने देने से ये नहीं होगा कि हम उसको वो बंद कर सकते हैं, लेट हो जाएगा वो, लेकिन रिएक्शन चलता रहेगा, ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि हमने एक्टिवेट कर दिया उसको। सर अगर सार रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए तो अगर हम लाइट भी दें तो फिर तो फर्क नहीं पड़ेगा ना। वो तो बात की बातें हैं ना, लेकिन शुरू में अगर आप उसको कहते हैं ना कि हमने बंद कर दिया है तो रिएक्शन नहीं होगा, ऐसा नहीं होने वाला। जब सारा नहीं शुरू में नहीं, जब बात एक की चीज, बात कर रहा हूँ सर। तो बाद में तो लाइट कोई भी नहीं देता, लाइट तो सिर्फ एक खास मुद्दत तक दी जाती है, ठीक है जी। सही। तो इसमें टर्मिनेशन में क्या होगा कि मोनोमर मॉलिक्यूल जब तक एग्जॉस्ट नहीं हो जाते हैं, बिल्कुल ही खत्म नहीं हो जाते हैं, थक नहीं जाते हैं, उस वक्त तक ये प्रोपगेशन हमारी चलती रहेगी। मोनोमर खत्म, ये भी खत्म, ठीक है जी। या उसके बाद क्या होगा कि डेड पॉलीमर चेन बन जाएंगी। डेड पॉलीमर चेन्स ऐसी हैं कि दे आर नॉट कैपेबल ऑफ फर्दर एडिशंस, वो किसी और चीज को नहीं पकड़ सकेंगे, किसी और चीज के साथ रिएक्शन नहीं कर सकेंगे, ये डेड चेन्स बन जाएंगे।
और उसके अलावा और क्या होगा, दो ग्रोइंग चेन्स आपस में जाके एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे, या ग्रोइंग चेन जो है वो एक डेड चेन बना देंगी। समझ आ गई इस चीज की? जैसे आप लोग यस स्नेक सर। की गेम एक होती थी आपके उसमें मोबाइल में, स्नेक वाली, वो स्नेक जो ही अपनी पूंछ से या अपने जिस्म से जो ही टकराता था वो मर जाता था। यस सेम सर, वही 11-12 कंडीशन, में, हाँ सेम या वही 35, कंडीशन 10 में। इसमें होती है। ठीक है जी। तो टर्मिनेशन के अंदर एक और होता है कि मालिक सॉरी रिएक्शन जो ग्रोइंग चेन का अगर इनिशिएटर के मॉलिक्यूल के साथ हो जाए, तो डेड पॉलीमर्स के साथ हो जाए या इम्प्योरिटी या सॉल्वेंट के साथ अगर चला जाए, तो फिर भी हमारा जो रिएक्शन है वो टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है जी। यस सर। चलें, अब फैक्टर्स क्या हैं जी? इसमें ज्यादातर फैक्टर्स जो हैं वो हमारे मॉलिक्यूलर वेट में और डिग्री ऑफ चेन ब्रांचिंग और क्रॉस लिंकिंग जो है, ये दोनों ये इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी पॉलीमराइजेशन को। ठीक है जी, या पॉलीमर रिजल्टिंग जो पॉलीमर है उसको। मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा? मॉलिक्यूलर वेट ये होगा कि एक्टिवेशन, इनिशिएशन, प्रोपगेशन और टर्मिनेशन रिएक्शन जो है वो एक ही टाइम पे सारे शुरू हुए होते हैं। ये नहीं है कि पहले एक्टिवेशन होगी, फिर इनिशिएशन होगी, फिर प्रोपगेशन होगी, फिर टर्मिनेशन होगी। इसलिए अगर आपने उधर लाइट सोर्स को अगर खत्म कर भी दिया है ना, तो रिएक्शन बहुत सी जगहों पे चल पड़ा हुआ है, क्योंकि मुख्तलिफ जगह पे अपना हमारे मोनोमर पड़े हुए हैं और मोनोमर के साथ हमारी रिएक्टिव स्पीशीज पड़ी हुई है, तो उन्होंने रिएक्शन शुरू करा दिया, एक्टिवेशन उनकी जो ही हो गई है। तो ठीक है जी, समझ आ गई? यस सर। जी सर। तो फिर उसमें होगा क्या, अब चूंकि मुख्तलिफ जगहों पे रिएक्शन है, तो जो हमारे पास रिजल्टिंग चेन्स आ रही हैं वो उनकी जो लेंथ होगी वो भी वेरियस होगी, वेरिंग होगी। कोई छोटी होगी, कोई बड़ी होगी। किसी में रिएक्शन पहले हो चुका है, किसी में शुरू हुआ है, किसी में अभी शुरू होने वाला है, किसी में कुछ सेकंड पहले शुरू हुआ है, किसी में जो है अब कुछ समझ आ रही है इस चीज की कि ये वेरिंग लेंथ क्यों होंगी पॉलीमर के अंदर? यस सर। यस ठीक सर। है ना? सर ये सारे सिमिलर नहीं होंगे ना? हाँ, सिमिलर नहीं होंगे ना, नहीं। इसलिए तो यही तो बता रहे हैं। और ये सिमिलर क्यों नहीं होंगे? ये इस वजह से कि वो रिएक्शन सारे जो हैं ये हर एक स्टेज अलग अलग चली हुई है। कोई किसी स्टेज पे है, कोई किसी स्टेज पे है, कोई किसी स्टेज पे है। ठीक है जी। तो जब इस किस्म की चीज हमारे पास आ जाएगी, तो अब हमारे पास जो चेन है चूंकि वेरियस लेंथ की है, तो उसके अंदर जो मॉलिक्यूलर वेट होगा तो वो भी जो होगा वो भी वेरिएबल होगा ना, वो भी वेरियस होगा। किसी का थोड़ा, किसी का ज्यादा, किसी का कम। समझ आ गई इस चीज की? यस सर। तो इस वजह से हम जब भी इसको देखते हैं तो हम इसकी एवरेज मॉलिक्यूलर वेट लेते हैं, हम इसका डेफिनेट मॉलिक्यूलर वेट नहीं लेते। इस पॉइंट की समझ आ गई जी? यस सर। यस इसीलिए सर। मैं इसको उर्दू में जा रहा हूँ कि ये जरा मुश्किल सी चीजें हैं थोड़ी सी, तो इसको जितना आसानी से आप लोग समझ सकें समझ लें। नाउ जी, चेन ब्रांचिंग। चेन ब्रांचिंग हम पहले ऑलरेडी डिस्क्राइब। लीनियर पॉलीमर्स होते हैं। ये लीनियर के बारे में एक बच्चे ने मुझसे उस दिन पूछा भी था कि सर ये लीनियर क्या होता है, एक क्वेश्चन आया था, मैंने उसे कहा था मैं बाद में बताऊंगा, Wait. शायद मैं भूल गया। तो लीनियर, ये लाइन, ये लीनियर है। ठीक है जी। ये चीज, वेट जो होते हैं। ये मुख्तलिफ जो चीजें होंगी ये सारी की सारी क्या होंगी, इसको हम लीनियर कहेंगे। ठीक है जी। अच्छा, तो इसका ये भी मतलब नहीं है कि जो हम जैसे मैंने ड्रा किए हैं तो इसका यही मतलब है कि स्ट्रेट लाइंस ही बनेंगी। ठीक है जी। सिर्फ ये होगा कि इनमें ब्रांचेस नहीं होंगी। मतलब लाइन जो है अगर हम इसको करें एनोटेट कर ले जाते हैं, वो जिगजैग भी हो सकता है, हाँ लेकिन हाँ, उसमें किसी भी साइड तरह से की, वो Straight, नहीं देखो इस तरह निकलेंगे। की भी हो सकती हैं, इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह भी हो सकती हैं। तो किसी भी तरह की लाइंस हो सकती हैं, लेकिन इनको हम लीनियर ही कहेंगे ये सारी की सारी। इसका ये मतलब नहीं है यस कि सर। हमारी वो स्ट्रेट लाइंस होंगी। सिर्फ ये होगा कि वन इनकी, कंटिन्यूअस चेन होगा सर। सर हाँ मतलब इससे कोई ब्रांच नहीं निकला होगा। जी बिल्कुल, हाँ इनके आगे वो ब्रांचेस जिस तरह हमने वो बनाया था एक जो ग्रेन ग्रोथ बनाई थी हमने, तो उस तरह की ब्रांचेस इसमें नहीं होंगी। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद क्या होता है, चेन ट्रांसफर हो सकती है।
चेन ट्रांसफर कैसे हो सकती है कि चेन बन रही है और वो दूसरी चेन के अंदर ट्रांसफर हो जाए। मतलब ये कि अगर हम ये कहें कि चेन ट्रांसफर ये कि सर तो उससे ये चेन बन रही है ये कंबाइन हो जाए, तो ये दूसरी मिल इस जाए तरह उसके से साथ। हो गई, तीसरी इस तरह से हो गई, ये चेन ट्रांसफर हो गई। सर चेन ट्रांसफर में तो ब्रांचिंग भी हो सकती है ना फिर? ब्रांचिंग होने के चांसेस हैं लेकिन कोई लाजमी नहीं है। यस सर। ठीक है जी, चांसेस तो हर चीज के हैं लेकिन अमूमन नहीं होते। तो अगर हो भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चेन ट्रांसफर है, ट्रांसफर होगी तो उसके साथ बहुत कुछ हो सकता है। यस ठीक है जी। और अगर चेन ट्रांसफर हमारी सॉरी वो जो क्या अभी आपने कहा है क्रॉस ब्रांचिंग। लिंकिंग, ब्रांचिंग जो है अगर वो हो जाएगी तो फिर क्या हो जाएगा, वो टर्मिनेशन हो बॉन्ड जरा जाएगी। वीक हो जाएंगे। टर्मिनेशन हो जाएगी ना, क्योंकि वो दूसरी के साथ जाके लग जाएगी ना। ठीक है ना, और तो टर्मिनेशन हो जाएगी। लेकिन एक और चीज भी हो जाएगा कि रिएक्टिव रेडिकल भी बन सकता है। ठीक है ना, अपनी एक तरफ तो वो उसकी टर्मिनेशन हो गई और दूसरी तरफ क्या हो जाएगा कि वो रिएक्टिव रेडिकल भी एक नया बना देगा। ठीक है जी। और फिर क्या होगा, फ्रेश चेन वहां से निकल आएगी तो उससे हमारे पास जो पॉलीमर होगा वो ब्रांच आ जाएगा। समझ आई इस बात की? सर ये जरा यस समझा दो सर। सर इसमें। ये ऐसे है बेटा कि ये हमने कहा था जी कि ये चेन ब्रांचिंग हो रही है ना, ये है तो ये इधर यूं ब्रांच आ गई। ठीक है जी। तो इसमें ब्रांचिंग के साथ जो ही ये ब्रांच होगी तो क्या होगा, यहाँ पे आके इस ब्रांच का जो सिस्टम है ये समझो यहाँ पे खत्म हो गया ना। नया नया रिएक्शन शुरू हो जाएगा, वो हाँ, दूसरा यहाँ वाला से रुक अब ये जाएगा। आगे नहीं जा रहा ना, तो यहाँ पे इसकी टर्मिनेशन हो गई, ये आगे इधर नहीं जा रहा। अब ये यस रिएक्शन सर, चाहिए तो ये ना समझ इस आ तरह से गया। जाए। तो अब ये नीचे की तरफ यस जब आ गया तो यहाँ पे अब इसने दूसरे को रिएक्शन को स्टार्ट कर दिया, ये दूसरे मोनोमर को पकड़ के आगे चल पड़ेगा। लेकिन यस यहाँ सर। पे इसका रिएक्शन स्टॉप हो गया, यहाँ पे यस टर्मिनेशन और यहाँ पे एक रिएक्टिव रेडिकल नया के साथ रिएक्ट करके आगे शुरू हो जाएगा नया मॉलिक्यूल बनाना। ठीक है, यस सर। तो इससे फिर क्या होगा, ये हमारी फ्रेश चेन आ गई, ये पुरानी वाली चेन वहीं पर रुक गई। क्लियर? यस सर। शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, ये इन्होंने फिर थोड़ा सा बताया कि ये डेड पॉलीमर चेन है, तो ये ग्रोइंग चेन है हमारी। चेन ट्रांसफर जो है वो ये है, तो इससे न्यू रिएक्टिव साइट जो है ये यहाँ पे आ जाती है। तो डेड पॉलीमर ये आ गया, प्रोपगेशन ये हो रही है, तो इसमें फिर सर ये ब्रांच। डेड पॉलीमर चेन जरा समझा दिए डेड कैसे होगा? पॉलीमर चेन बेटा वो कि जो आगे नहीं जा रही ना, बस यहाँ पे खत्म हो गई, ये डेड पॉलीमर चेन है हमारी, बस तो ये इसने क्यों? आगे नहीं जाना। यहाँ तो ब्रांचिंग भी नहीं है। हाँ ना, यहाँ पे कुछ भी नहीं है ना। तो अगर चेन तो फिर ट्रांसफर क्यों? हो रही है, ये ग्रोइंग चेन एक आ रही है ना, तो चेन ट्रांसफर अगर हो रही है यहाँ पे, ये देखो वही रिएक्टिव स्पीशीज आ गई है हमारी, एक ये न्यू रिएक्टिव साइट जो आ गई है, तो यहाँ से जब अगर आएगी तो ये ब्रांच चेन नहीं, एक ब्रांच शुरू हो जाएगी उसी डेड में से। अब समझ आ गई? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि ये डेड क्यों हो रहा है ये? बेटा डेड हो क्योंकि चुका है, डेड ये हो चुका हुआ है। क्यों? क्यों? वो उसका दो मोनोमर हो सकता है, प्रोपेगेटिंग। एग्जॉस्ट हो चुका है, यहाँ पे कोई भी चीज हो चुकी है, इसके अंदर कोई चेन के अंदर जो हमने पीछे 4-5 चीजें बता दी हैं, कोई इंप्योरिटी उसके पास आ गई है, कुछ आ गई है, तो इस एंड और इस एंड के ऊपर ये डेड है। लेकिन अगर यहाँ पे कोई चेन ट्रांसफर आती है और यहाँ पे होती है चेन ट्रांसफर, ये सर इसकी समझ आ गई है, हाँ तो आसान है, वैसे पूछ रहे थे डेड पॉलीमर का। ठीक है ना जी। डेड की तो हम सही पहले बात कर चुके हैं ना कि डेड में कोई एक चीज तो नहीं है, बहुत सी चीजें हैं कि वो डेड पॉलीमर होता है हमारा। ठीक है जी। सही। अच्छा जी, अब क्रॉस लिंकिंग जो है वो क्या होगी? क्रॉस लिंकिंग accomplished by adding cross linking agents to the polymerizing monomer। ऐसे नहीं होने जाना, ये नहीं कि खुद बहुत क्रॉस लिंकिंग होनी जाएगी। ये जो हमने पीछे ये चीज देखी है ये क्रॉस लिंकिंग नहीं है, ये सिर्फ चेन ट्रांसफर हुई है और उसके साथ प्रोपेगेशन होके एक नई ब्रांच चेन आ गई है हमारे पास, नई चेन बन गई है सिर्फ। ठीक है, इसको क्रॉस लिंकिंग नहीं। क्रॉस लिंकिंग हमारी क्या होगी? क्रॉस लिंकिंग हमारी ये होगी कि ये हमारी चेन्स हैं ये वाली, तो इसमें ये आपस में इस तरह से अगर ये बन जाती हैं, ठीक है,
डीएनए मॉलिक्यूल सर जिस तरह ये क्रॉस लिंकिंग होगी, नहीं न्यू मॉलिक्यूल नहीं, दूसरे मॉलिक्यूल के साथ मिल जाए जब तो डीएनए के साथ जिस तरह ठीक है। डीएनए है। बिल्कुल इस तरह से कह लो। तो इसमें फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन में क्या होगा, ये ज्यादातर हमारे पास जो होते हैं ये डाई फंक्शनल अल्कीन्स होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर 2 डबल बॉन्ड्स हमारे पास प्रेजेंट होंगे और ये पॉलीमराइज होंगे सेपरेट चेन के अंदर, ठीक है जी। तो इससे क्या होगा, 2 ये लिंक करेंगे दोनों चेन्स को। जैसे आप ये देखें ये 2 डबल बॉन्ड्स हैं, तो जब ये आपस में करेंगे रिएक्शन तो ये डबल बॉन्ड्स इनके खत्म हो गए और ये रिएक्टिव स्पीशीज अगली आ गई, दोनों अगले मोनोमर के साथ मिलकर। अब समझ आ गई इस बात की? पीछे हो सकता है पिछली स्लाइड पे आप समझ नहीं पा रहे हो, तो ये देखें ये 2 डबल बॉन्ड्स हैं, तो ये मोनोमर के साथ इन्होंने आके रिएक्शन किया, ठीक है जी, एक ने इसमें एक ने इधर, और इन दोनों के डबल बॉन्ड टूट के सिंगल हो गए। क्लियर जी? यस सर। ये वहां तुम्हारे इधर मुर्गों की आवाज क्यों आती रहती है? ये सर मैं जूम में छत बैठा हैं? सर Zoom मैं में छत के ऊपर बैठा हूँ। छत के ऊपर बैठे हो? तो ये छत पोल्ट्री फार्म में बैठा होता है हाँ सर। लगता है यही है, इसको घर वाले निकाल देते हैं कि जाओ। अच्छा, ये है जी हमारा इथाइलिन ग्लाइकोल डाई मिथाइल एक्रिलेट या डाई मेथ एक्रिलेट का, ये हमारा क्रॉस लिंकिंग एजेंट है। आप ये जरा देखें इसके अंदर ये कितने डबल बॉन्ड है, ठीक है जी। तो ये जरा सा थिक भी होता है, जितने डबल बॉन्ड हमारे पास ज्यादा होंगे उतना मटेरियल हमारा क्या होगा, थिक होगा। अब रिंग ओपनिंग मैं आप लोगों को पहले समझा चुका हूं कि रिंग ओपनिंग में क्या होता है, साइलरीन और ऑक्सीरेन और ये सारा सिस्टम, इसको तो मेरे ख्याल से बात करने की जरूरत ही नहीं है जी। रिंग ओपनिंग का सर पता ये है? हमने कब किया? वो वैसे रिंग ओपनिंग पता है लेकिन कब किया? ये जब हम पढ़ रहे थे, ये आपका मटेरियल जो था, ये क्या है, सर जी करवाए। क्या करवाऊं? रिंग ओपनिंग बेटा ये सर तो मैं जी हम मजबूना पखावती दी। जा ये देखो, ये हम कोशिश ये देखो ये हमारा एक रिंग है ना ये। अब ये रिंग जिस वक्त हमारा ओपन होता है, तो इधर से अगर हम कोशिश ये करें कि ये रिंग हमारा यहाँ से हमने स्प्लिट कर दिया इसको, तो ये जब ओपन होगा तो क्या होगा, ये यूं करके इस तरह से हो जाएगा, ठीक है जी। तो अब क्या हुआ, रिंग ओपनिंग में क्या हो गया, ये पहले इसने जगह इसकी छोटी थी, अब इसने बड़ी जगह ले ली। तो बस रिंग ओपनिंग में यही है, और इसमें यही 2 ये तो आसान है बस। हाँ साइलोरेन और सर इसका तो ऑक्सीजन पता है, जी। इसका तो पता है, ये तो आसान चीज है। तो और यस इसमें सर। क्या है, और इसमें क्या है, यही तो मैं ये आपको मीन बता रहा हूँ। एक्सरीन ये क्या है, ये इसका समझ नहीं आ रहा। किस चीज की? ये मीन और अभी ये ऑक्सीजन बोल जो रहे इसका थे होता है। या ये बेटा फैसियाब वो अभी है बोल ना, रहा था। ग्रुप्स है ना, ये तो ग्रुप्स है ना, ये ये ग्रुप्स हैं, क्या अमीन और ऑक्सीजन जो है ग्रुप्स हैं। तो इसमें और पॉलीमर्स के अंदर इसको हम डाल देते हैं, जिससे फिर रिएक्शन जो होता है वो हमारा रिंग ओपनिंग टाइप का हो जाता है, ठीक है। और ये इंप्रेशन मटेरियल में हम पढ़ चुके हैं। क्लियर है जी? सही है सर। तो यस इसमें सर। रिंग ओपनिंग में होता यह है कि हमारे पास जो कंट्रैक्शन जो आती है वो खत्म हो जाती है, कहा यह जाता है, क्योंकि रिंग ओपनिंग में ये ओपन होता है, खुलता है, तो इसकी वजह से वो जो कंट्रैक्शन होती है हमारी पॉलीमराइजेशन की वजह से वो कम हो जाती है या तकरीबन नहीं होती, वो कहते हैं। तो ये रिंग ओपनिंग की वजह से वो हम कंपनसेट कर जाते हैं। अब समझ आई? इसलिए इनको यूज किया जाता है। अच्छा जी, अब कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, we already described in condensation polymerization reaction, 2 molecules reacting together to form a third larger molecule. उसमें क्या था पहले वाले में जी? जी सर उसमें वो फ्री रेडिकल बनते हैं सर, फिर आगे रिएक्शन चलता रहता है। हाँ, तो उसमें क्या है, एडिशन होती है रिएक्टिव स्पीशीज, उसमें एडिशन हो रही थी, इसमें कंडेंसेशन होगी। ठीक है ना जी। इसमें सर इससे निकलेंगी। इसमें जॉइनिंग ऑफ 2 molecules to form a third, इसमें उसमें जॉइन होते हैं, ये देख लें, इसमें 2 एडिशन नहीं molecules होगी, जॉइन होके इसमें इससे निकलेंगे। और उसके अंदर क्या होगा, सर उसके अंदर 2 मॉलिक्यूल जो हैं वो रिएक्ट करते हैं और एक थर्ड लार्जर मॉलिक्यूल बना देते हैं।
और उसके नतीजे में फर्दर हमारे पास एक बाई प्रोडक्ट भी आती है विच इज अ स्मॉल मॉलिक्यूल सच एज वाटर और अल्कोहल। जबरदस्त जी। तो सिंपल जो एग्जांपल है वो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन की है, जो आप लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी अपने एफएससी में, बल्कि मैट्रिक में भी। तो उसमें